हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास का आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। ये लेसन हमारी हिस्ट्री बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार लेसन है। इसमें इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही ठीक है, इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार लेसन है ये। और इस लेसन में हमें समझ आएगा कि किस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारे जो कपड़ों की वैरायटी है, बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में कैसे शुरुआत होती है, कैसे यहाँ पर वीवर्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस रहे हैं हमारे इंडिया के, और जो आयरन स्मेल्टर जो लोहे का काम करने वाले लोग थे वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड फेमस रहे। लेकिन ब्रिटिश कंपनीज़ के आने के बाद, अलग अलग कंपनीज़ के आने के बाद इनको कंपटीशन लड़ना पड़ा और धीरे धीरे ये ख़त्म होते चले गए। फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ डालने शुरू कर दी। जैसे कि आपको बता दूँ 1854 में यहाँ पर कॉटन मिल हमारे बॉम्बे में शुरू की गई थी, बॉम्बे में, ठीक है। और इसके अलावा जैसे 1855 में लगभग रिश्रा, कलकत्ता के नज़दीक जो पड़ता है एरिया, वहाँ पर पहली जो है जूट मिल शुरू की गई थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मशीनों के थ्रू नई नई फैक्ट्रियाँ डालना शुरू किया और नए नए वर्क करने शुरू किए, तो हमारे इंडिया के वीवर्स और आयरन स्मेल्टर और जो दूसरे लोग थे, जो व्यापारी थे, वो धीरे धीरे कैसे डाउन होते चले गए। इस लेसन में आपको ये बताया जाएगा, बहुत ही फेमस लेसन है, इसमें ये लेसन बताया जाएगा, इसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे इंडिया का ट्रेड पूरे वर्ल्ड में फेमस था, किस तरह के इंडिया के कपड़े पूरे यूरोप में छा गए थे, और न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरा यूरोप इनको खरीदता था। तो देखिए, अब स्टार्टिंग में आपको ये दिखाया गया है, ये एक सूरत जो कि गुजरात का एक पोर्ट एरिया है, उसका एक पूरा सीन दिखाया गया है। जो 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे शिप्स यहाँ पर आते थे और बहुत बड़ा व्यापार होता था। मतलब कि सूरत एक ऐसा सेंटर था, गुजरात का सूरत एरिया, ठीक है, एक ऐसा सेंटर था जो कि हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट सेंटर माना जाता है, ठीक है। तो इस फिगर नंबर 1 में दिखाया भी है कि किस तरह से बहुत सारे ट्रेडिंग शिप्स यहाँ पर आते व्यापार करने के लिए, ठीक है। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी घाट की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट ये हुआ करता था, जो कि इंडियन ओशन ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस माना जाता था। देखिए लिखा हुआ पूरा ये कि इंडियन ओशन ट्रेड के लिए कितना फेमस माना जाता था। यहाँ पर अलग अलग कंपनी के लोग आते थे व्यापार करने के, डच भी आते थे, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी भी आती थी, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो सूरत में व्यापार कर रहे थे। 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर व्यापार होता था, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक आते आते सूरत पोर्ट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। क्या रीज़न थे कि सूरत पोर्ट जो पूरी तरह से डिक्लाइन होता चला गया। इस लेसन में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनीज़ के आने की वजह से, अलग दूसरी ट्रेडिंग कंपनी के आने की वजह से सूरत का मार्केट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। ओके तो स्टूडेंट जी, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हमें क्या बताया जाएगा, ये चैप्टर देखो जैसे लिखा हुआ है, दिस चैप्टर टेल द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर जो हथकरघा उद्योग थे, हाथों से बनाकर बहुत अच्छी कारीगरी करते थे, और किस तरह से हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में किस तरह की हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ होती थी, ठीक है। तो वो सब कैसे हुआ है, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कशन होने वाला है। ये बताया जाता है कि हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम में 2 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप करने की कोशिश की गई थी, बल्कि डेवलप कर दिया गया था। एक थी कॉटन यानी कि टेक्सटाइल कंपनीज़, और एक थी आयरन एंड स्टील कंपनीज़। वैसे यूरोप में, ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ था। 1730 के आसपास ब्रिटेन में भी कॉटन मिल सबसे पहले शुरू की गई थी। फिर 1850 के बाद लगभग वहाँ पर आयरन स्टील वहाँ पर भी शुरू हो गई थी। तो जैसा ब्रिटेन में हुआ वैसे ही ब्रिटेन के लोगों ने अपनी कॉलोनीज में शुरू किया, और इंडिया वैसे भी ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 इंडस्ट्री पे बड़ा फोकस किया जाएगा, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा आयरन स्टील कंपनीज, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में, बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, की दोनों इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। मॉडर्न वर्ल्ड में मैकेनाइज मशीनों से बने हुए कॉटन के प्रोडक्ट ब्रिटेन से जो यहाँ पर आते थे, ब्रिटेन को ही न केवल उसने इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था, बल्कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन की छाप हो गई थी।
ये कहा जाता है कि 1730 में ब्रिटेन में पहली बार कॉटन मिल लगनी शुरू हुई थी, लेकिन 1850 तक आते आते ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में सबसे बड़ी वर्कशॉप बन चुका था। हर प्रकार के आइटम ब्रिटेन में बन रहे थे। इवन ये कहें कि भाई ब्रिटेन के अंदर कॉटन क्लॉथ नहीं हर प्रकार के वहाँ पर आयरन स्टील में जो चीज़ें बन रही थी, हर प्रकार से वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे थे जो इंडिया और यूरोप और अमेरिका सेल होने के लिए निकलते थे। अब देखिए कैसे ये कनेक्शन बनाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर कब्जा करना और भारत के को एक उपनिवेश बनाना वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर हुआ या ब्रिटेन के अंदर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही था। इसीलिए क्लोज कनेक्शन बता रहा है कि जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया ब्रिटेन के अंदर, वैसे वैसे इंडिया को वो सारे इंडिया कवर करते चले गए, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और इंडिया एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल मार्केट उस समय उनके लिए दिख रहा था। ओके, इसीलिए वो धीरे धीरे यहाँ पर आते चले गए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इंटरेस्ट दिखाती चली गई। ट्रेड में अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट दिखाई दिया उनको, अलग अलग टाइप का ट्रेड वो करते थे। ठीक है, वो अलग अलग टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड करते चले गए, उनके ऊपर कब्जा करते चले गए। जैसे आपको याद होगा कि बंगाल में कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया था, बंगाल के अंदर कैसे उन्होंने कब्जा किया था। याद है 1757 में 1757 उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी। बैटल ऑफ प्लासी प्लासी की लड़ाई लड़ी और फिर उसके बाद में 1764 में उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी और बक्सर की वार लड़ने के बाद उनको फिर 12 अगस्त को 1765 में उनको दीवानी राइट मिल गया था। ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा 3rd या 2nd चैप्टर में लगभग हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो लोग यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। फिर बंगाल सेटल किया उन्होंने, बंगाल के अलावा उन्होंने मद्रास को कंट्रोल किया, मद्रास और फिर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों एरिया कवर करके फिर इसको उन्होंने प्रेसिडेंसी एरिया बनाया, प्रेसिडेंसी एरिया। और इन प्रेसिडेंसी एरिया में ये लोग नए टाइप का मार्केट सेटअप कर चुके थे और यहाँ जो ओल्ड टाइप के मार्केट थे जैसे मसूलीपट्टनम, आगरा, दिल्ली, सूरत, ये धीरे धीरे उनके नए मार्केट की वजह से बर्बाद होते चले गए। इस लेसन में हम यही समझेंगे कि कैसे ओल्ड मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो देखिए इसमें यही बताया जाएगा हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड, कि कैसे व्यापार का चलन बदल गया था अगले आने वाले साल में। लेट 18th सेंचुरी में कंपनीज यहाँ पर खरीदना शुरू करती है बहुत सारी चीज़ें इंडिया से और फिर एक्सपोर्टिंग करना शुरू कर देती है इंग्लैंड और यूरोप में। ये कंपनीज का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे इंडिया में बहुत सारी वेस्ट से, यूरोप से बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई थी जिनको उनकी लैंग्वेज की वजह से जाना जाता था। जैसे पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए, पोर्तुगीज़, तो वो पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाए। अगर डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर आए तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाए। अगर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कंपनीज यहाँ पर आई तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर आए हैं तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई है। ठीक है ना, तो उनकी लैंग्वेज बेस पे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई थी। फिर उसके आसपास डच भी आए यहाँ पर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डेनिश भी यहाँ पर आए थे। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनीज यहाँ इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये आपस में बहुत सारी फाइट करते थे, ट्रेड के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए वो लोग लड़ते थे। ठीक है, तो इस लाइन में यही बताया गया कि कैसे वो लोग यहाँ पर चीज़ें खरीदने लगे और धीरे धीरे इंग्लैंड और यूरोप में सेल करने लगे और प्रॉफिट कमाने लगे बहुत बड़े लेवल पे। ओके, विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा इंग्लैंड के अंदर, जैसे जैसे मशीनों से बहुत ज़्यादा काम होने लगा, धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के ऊपर पकड़ बनाते चले गए। स्पेशली इंग्लिश जो कि बहुत ही पावरफुल हो गए थे धीरे धीरे, इन सभी कंपनीज से ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने यहाँ इंडिया के बड़े मार्केट को यूज़ किया। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलीज बिगेन टू सी इंडिया, ब्रिटिश जितने भी उद्योगपति थे वो भारत को सिर्फ एक बड़े मार्केट के रूप में देखते थे। वास्ट मार्केट फॉर सेल गुड्स एंड वास्ट मार्केट फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, वो इसको इंडिया को यूज़ करते थे फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए वो बड़ा मार्केट मानते थे। बिल्कुल आसान लेसन है, बहुत ही आसान है। इस पूरे लेसन में आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है, कैसे यहाँ पर वीवर्स ब्रिटिशर्स के आने की वजह से बर्बाद हुए। वीवर्स बहुत सारे थे, जैसे नॉर्थ इंडिया के वीवर की बात करूँ मैं, नॉर्थ इंडिया के वीवर्स की बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जुलाहे होते थे, जुलाहे वीवर होते थे नॉर्थ इंडिया में। ओके, और इसके अलावा मोमिन होते थे यहाँ पर, मोमिन। ठीक है, बंगाल की साइड में
तांती वीवर होते थे बंगाल साइड में। तो ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से और यहाँ फैक्ट्री शुरुआत करने की वजह से बर्बाद होते चले गए। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लोग होते थे, जैसे कि कोई कोलार, एक कोई कोलार, ये देखिए कोई कोलार ये भी होता था एक तो, और एक सलियार होते थे साउथ इंडिया में। तो ये धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की वजह से इनका सारा कारोबार ख़त्म हो गया। ओके, एक कोई कोलार, सलियार, जुलाहे, मोमिन, तांती, ये सारे लोग इधर उधर होते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है कि कैसे ये बर्बाद हुए। आयरन स्मेल्टर के रूम में भी अंगारिया पीपल होते थे यहाँ पर, अंगारिया पीपल जो लोहार जाति के लोग होते थे, ज़्यादातर ट्राइबल ही काम करते थे ये ऐसा। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से, नई नई फैक्ट्रियाँ डालने की वजह से लोहारों का काम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। बल्कि इंग्लैंड में बने हुए मशीन से बने हुए हथौड़े, मशीन से बने हुए हैमर, मशीन से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ, एक्सिस वगैरह उन्होंने यहाँ पर सेल की। हैमर और हथौड़े उन्होंने बड़े लेवल पे यूज़ किए थे और धीरे धीरे पूरा मार्केट उन्होंने कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उन्होंने सेटअप की। तो ये पूरा लेसन आपको एक लंबी हिस्ट्री बताने वाला है कि कैसे इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। ओके, ओवर टाइम, समय बीतने के साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, कि ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने लगी। बिगेन फ्लोडिंग इंडिया, और भारत में बाढ़ की तरह पूरा फैल गई। कैसे इफ़ेक्ट करती है इंडियन क्राफ्ट के ऊपर, कैसे भारत के कारीगरों के ऊपर वो असर डालते हैं, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर असर डालते हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में इस लेसन में आएगा और इस लेसन में ये क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिया के टेक्सटाइल के बारे में कुछ बातें वो आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इंडिया का ट्रेड पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट पूरे यूरोप में बड़ा फेमस था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। पहले इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आइए सबसे पहले हम कपड़ा उद्योग के ऊपर ध्यान देते हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, एक बात ध्यान रखें, जब भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करें तो वो थ्रेड की बात कर रहे हैं। थ्रेड, धागों से बना हुआ जो भी है, जैसे मान लीजिए जूट भी गोल्डन थ्रेड होता है, कॉटन भी एक थ्रेड है, वूल भी एक थ्रेड है। तो थ्रेड से जो भी काम होता है, धागों से जो भी चीज़ें बनाई जाए, चाहे स्वेटर बनाएं, चाहे हम कॉटन के कपड़े बनाएं, चाहे फिर हम जूट जो थ्रेड होते हैं उससे हम क्या मान लीजिए कोई गनी बैग बनाए, तो सारा ही कारोबार किस में आता है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आता है, ये ध्यान रखना। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन करते हुए हम बहुत सारे लूम तैयार करते हैं, और अगर हाथों से बनाए हुए कपड़े हैं तो वो हैंडलूम बनते हैं, उसको हम हैंडलूम कहते हैं। और अगर मशीन मेड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मशीनों से बनाकर तैयार की गई तो उसको हम पावर लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर लूम। ये दो टाइप की वैरायटी होती है जो हर एक प्रकार की कपड़े की दुकानों पे आपको नज़र आती है। लूम का मतलब थान से होता है, कपड़े का थान, ठीक है, जिसकी लंबाई काफ़ी हो सकती है। ठीक है, ओके, समझ आ गया। हैंडलूम और पावर लूम क्या होती है? पावर लूम का मतलब बिजली से बने हुए थान, लूम, और हैंडलूम का मतलब हाथ से बने हुए कपड़े या हाथ से बने हुए थान वो होते हैं जो कपड़े की दुकानों में आपको मिलते हैं। आप शर्ट का कपड़ा या पैंट का कपड़ा उसमें से कटवा सकते हो। वो काफ़ी लंबाई में होते हैं और एक लकड़ी की स्टिक में वो राउंड गोल करके वो रखे जाते होते हैं। ठीक है, फिर देखिए इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बता रहे कि कैसे इंडिया में इंडियन टेक्सटाइल कितनी फेमस थी। अराउंड 1750 के आसपास, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर पूरी तरह से नहीं किया था, इंडिया बहुत ही बड़े लेवल पे वर्ल्ड मार्केट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। मतलब कि इंडिया के मुकाबले में कोई नहीं था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। इंडियन टेक्सटाइल हैड ए लॉन्ग बीन रिनाउंड, कि इंडिया का जो कपड़ा था वो पहचाना जाता था, मतलब मशहूर था। रिनाउंड मतलब अपने नाम से जाना जाता था। बोथ देयर फाइन क्वालिटी, अपने अच्छी क्वालिटी की वजह से, एंड द एग्जिस्ट क्राफ्टमैनशिप, और यहाँ जो इस कपड़े के ऊपर कारीगरी की जाती थी उसके लिए इंडिया का कपड़ा बहुत ही फेमस माना जाता था। ठीक है, मतलब 1750 के आसपास, उससे पहले। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेड, हमारे इंडियन टेक्सटाइल का ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत होता था, जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग जैसे जो एरिया थे, इंडोनेशिया के आसपास का सारे एरिया बता रहा है ये, तो वो पेनांग मतलब मलेशिया और सिंगापुर के आसपास का, तो ये सारे हमारे बड़े खरीदार होते थे। और हम वेस्ट में भी बेचने के लिए निकलते थे। यूरोप के लोग भी बड़े खरीदार थे, सेंट्रल एशिया भी खरीदार था, जिसमें चाइना, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे एरिया हमारे खरीदार थे। मतलब इंडिया के कपड़े की भारी डिमांड थी। फ्रॉम 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आने लगी और बहुत सारे इंडिया के प्रोडक्ट वो खरीदने लगी टेक्सटाइल में। ठीक है, और यूरोप में सेल करने लगती है, उनको बड़ा फ़ायदा होता है वहाँ पर
ठीक है। मेमोराइजिंग द फ्लोराइशिंग ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड, कि जो भारत की जो कारीगरी है बहुत सारे शब्दों में समाई हुई है, ठीक है। स्टिल करंट इन इंग्लिश, आज भी यूरोप के लोग, इंग्लिश मैन आज भी इनको जानते हैं, और अदर लैंग्वेज में भी इन कपड़ों की इस कारीगरी को पहचाना जाता है। मतलब इंडिया के कपड़े अपने नाम से मशहूर हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि इन शब्दों को कैसे कैसे मतलब पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, किस तरीके से ये लोग इसको पहचानते हैं, इनके बारे में हम अब आगे स्टडी करते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं, व्हाट दे टेल अस, ठीक है। तो देखिए वर्ड खुद हिस्ट्री बताते हैं, कपड़ों का इतिहास, भारत के कपड़ों के बारे में बताया गया है। वर्ड शब्द, टेल अस हिस्ट्री, शब्द इतिहास बताते हैं। तो देखिए अब हमारे जो कपड़े थे बड़े फेमस होते थे यूरोप में, उनके बारे में कुछ बता रहा है कि कैसे हमारे कपड़ों के नाम पूरे यूरोप में मशहूर है, हमारे कपड़ों की क्वालिटी पूरे एशिया में मशहूर है। कैसे? यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाई अरब मर्चेंट इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। देखो क्या कह रहा है ये, यूरोपियन ट्रेडर जब पहली बार आए, मतलब कि सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, मैंने अभी बताया था, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और डेनिश, सारे टाइप के यहाँ पर आए, और ये लोग इंडिया से पहली बार कॉटन क्लॉथ यहाँ से लेके गए। अब ये कॉटन क्लॉथ यहाँ इंडिया में इंडिया के लोगों ने भी बनाए थे और अरब मर्चेंट भी लेकर आए थे। अरब मर्चेंट कहाँ से लाए थे ये कपड़े? मोसूल से, जिसको यूरोपियन ने खरीदा था। ध्यान रखें, यूरोपियन ट्रेडर यहाँ से क्या खरीद के ले गए हैं? इंडिया के बने हुए कपड़े और अरब मर्चेंट के थ्रू बनाए हुए कपड़े। अब ये अरब मर्चेंट कहाँ से लाए थे? मोसूल से। मोसूल आजकल क्या कहलाता है? इराक। अब देखो मोसूल से लाया हुआ कपड़ा क्या कहलाता था इंडिया में? मसलिन। इसका मतलब यूरोपियन ट्रेडर यहाँ से मसलिन लेके गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है वो मसलिन को वहाँ मसलिन नहीं बोलते थे, वो तो यहाँ से खरीदा हुआ कैलिको बोलते थे। वो एक्चुअल में कालीकट बंदरगाह जो केरल में है, वहाँ पर इंडिया के कपड़े, इंडिया के स्पाइसेस, मोसूल से आए हुए कपड़े, मसलिन, सारे इकट्ठा ही बिकते थे यहाँ पर। कैलिको जो वर्ड है वो कालीकट पोर्ट से आया है केरला में, तो वो यहाँ पर इकट्ठे ही बिकते थे। ओके, तो देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके गए। तो देखो मसलिन जो अरब ट्रेडर यहाँ पर लाए थे, एक वर्ड एक्वायर्ड वाइड करेंसी, मतलब एक वर्ड जो पूरी दुनिया भर में मशहूर था। व्हेन पोर्तुगीज फर्स्ट कम टू इंडिया, जब पोर्तुगीज पहली बार इंडिया में, याद है वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, पोर्तुगीज, पहला पोर्तुगीज। तो जब वो पहली बार आए इंडिया में स्पाइसेस की तलाश में, तो अपने साथ वो स्पाइसेस की तलाश में आए थे, तो अपने साथ कपड़े भी लेके गए थे। ये पोर्तुगीज पहली बार कालीकट के बंदरगाह केरल में रुके थे आकर, और केरल के राजा जोमोरिन ने उनकी मदद भी की थी, ठीक है। साउथ वेस्ट इंडिया में केरल होता है, वहाँ पर ये आकर रुके थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच टुक बैक टू यूरोप, और वो कॉटन के कपड़े फिर वो जो यूरोप वापस लेके गए, स्पाइसेस मसाले यहाँ से लेके गए, उन सबको यूरोप वासियों ने क्या कहा था? कैलिको। कैलिको मतलब कालीकट से लाए हुए सभी प्रोडक्ट कैलिको कहलाए, और ये कैलिको बहुत ही फेमस हो गया पूरे यूरोप में, कॉटन टेक्सटाइल के नाम से फेमस हो गया। फिर उसके बाद जितने भी कपड़े यूरोप में गए वो सब कैलिको ही कहलाए। इतना खौफ था कैलिको का कि पूरे यूरोप के लोग कैलिको से मतलब इंस्पायर भी थे और डरते भी थे कि कैलिको आ जाएगा तो हमारा कपड़ा नहीं बिकेगा। एक्चुअली इंग्लैंड के लोग बड़े डरते थे कैलिको से कि कैलिको प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हमारे इंग्लैंड के प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाएंगे। देखो कितना ज़बरदस्त क्रेज़ था इंडिया का। कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और इंग्लैंड की एलिजाबेथ भी हमारे कपड़े पहनते थे, ठीक है। देर आर मैनी अदर वर्ड, बहुत सारे शब्द और भी इंडिया के इतिहास में, विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जो कि इंडिया की टेक्सटाइल की पॉपुलरिटी के बारे में बातें कहते हैं। वी इन वेस्टर्न मार्केट, वेस्टर्न मार्केट में वो बड़े मशहूर थे, यानी कि यूरोपियन मार्केट में बड़े मशहूर थे। इन फिगर नंबर 3 यू कैन सी ए पेज ऑफ ऑर्डर बुक, कि आपको ऑर्डर बुक नज़र आएगी जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कलकत्ता में 1730 में बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए गए थे। वो ऑर्डर जो कि 5,89,000 कपड़ों के ऑर्डर थे जो कलकत्ता के पोर्ट एरिया पर उनको मिले थे, ओके। और ये ऑर्डर बुक यूरोपियन किसी कंपनी से ही हमें मिली है, ओके, जिसमें 98 वैरायटी की कॉटन क्लॉथ की बात की गई है और सिल्क क्लॉथ की बात की गई है, और वो भी अलग अलग साइज़ में। जो यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर ऑर्डर भेजे वो लगभग 20 गज के लगभग लंबाई में और 1 गज की चौड़ाई में वो कपड़े यानी कॉटन क्लॉथ यहाँ पर साइज़ में ऑर्डर दिए गए थे। और ये ऑर्डर भी 2 साल पहले 2-3 साल पहले देने पड़ते थे, तब जाके कपड़े उनको मिल पाते थे, ओके।
तो देखिए अब साइड में एक ये पूरा एक कारीगरी दिखाई गई है आपके सामने। आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में मिड 19th सेंचुरी में कैसे पाटोला कम्युनिटी के लोग पाटोला वीव करते थे। यहाँ पर पाटोला कम्युनिटी के लोग किस प्रकार की यहाँ पर कालीनें, चादरें वगैरह तैयार करते थे। ये पाटोला एक तरह की कारीगरी थी जो सूरत के अंदर करवाई जाती थी, अहमदाबाद के अंदर करवाई जाती थी। ये देखिए सूरत और अहमदाबाद और पाटन में ये करवाई जाती थी। ओके, बहुत ही वैल्यूबल था ये प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको पाटोला वीव हम कहते हैं। और ये इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में खूब बिकता था और वहाँ के लोग इसको खूब खरीदते थे। ओके बेटा, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल की वर्ल्ड मार्केट में डिमांड होती थी और लोग लाइन से इन कपड़ों को खरीदते थे। ओके, नेक्स्ट पेज पे अब देखिए वो ऑर्डर का जो हम बात कर रहे थे उस ऑर्डर के बारे में ये दिखाया हुआ है। ये देखिए आप ये ऑर्डर देख सकते हो कि किस तरह यूरोपियन कंपनी ने हमें ये ऑर्डर कालीकट के बंदरगाह पर 1730 में कलकत्ता के बंदरगाह पर 1730 में मिला था। ये देखिए पेज फिगर नंबर 3, ए पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1730। 1730 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक 1730 में एक व्यापार था, ठीक है, वो एक ट्रेड यहाँ पर एक ऑर्डर उन्होंने यहाँ प्लेस किया था। तो ध्यान से देखो, हाउ ईच आइटम ऑर्डर बुक वाज केयरफुली प्राइस्ड इन लंदन, कि कैसे उनका जो पीसीज यहाँ मंगवाए गए उनका लंदन में किस तरह प्राइस था। दिस ऑर्डर हैड बीन प्लेस्ड 2 ईयर इन एडवांस, ये ऑर्डर मैंने बताया ना 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे एडवांस में, बिकॉज दिस वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर टू इंडिया, ये किस तरह से इंडिया में ये ऑर्डर भेजे जाते थे। गेट स्पेसिफिक क्लॉथ, जिसमें कुछ हाथों से बने हुए कपड़े शिप टू ब्रिटेन, कि किस तरह से ब्रिटेन को भेजे जाते थे। ओके, फिर लंदन में ये कपड़े उतरते और वहाँ पर बोली पर बिकते थे, सोल्ड होते थे। ओके, इस तरह से चीज़ें ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑर्डर बुक है, इस ऑर्डर बुक में 1730 के लगभग ये ऑर्डर बुक दिखाई गई है, ठीक है। ओके, फिर आगे देखिए, नाउ लुक एट द नेम, ठीक है, लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ बुक, कि इसमें डिफरेंट वैरायटी इसमें दिखाई गई। आप अपनी नोटबुक में बुक में देखेंगे तो ये पूरा आपको एक एक वर्ड आपको समझ आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ये आप इसको अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको आपकी बुक में ये बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आएगा। आप एक एक कपड़ों की वैरायटी को यहाँ पर देख सकते हो कितने टाइप की वैरायटी है, और यहाँ पर ये प्राइस सेटअप किए गए हैं और ये इधर साइज सेटअप किया गया है। देखिए ये साइज सेटअप किया गया है। ओके, तो ये सब हुआ। अब उसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। नाउ लुक एट द नेम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ इन द बुक, इस बुक ऑर्डर बुक के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी कपड़ों की बात की गई है। अमोंग पीसीज ऑर्डर इन बल्क, जो कि बड़े बल्क में ऑर्डर दिए जाते थे, वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, ये प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ भी होते थे, जिनको आम भाषा में छींट क्या कहते थे, छींट के कपड़े कहते थे। खेस कासाज बोलते थे, बंदना, ठीक है, बंडाना बोलते थे, जिसको बंदना भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर वो यूज़ किए जाते थे। डू यू नो वेयर इंग्लिश टर्म चिंट कम फ्रॉम, कि इंग्लिश वर्ड जो चिंट है वो कहाँ से आया, ये हिंदी वर्ड छींट से ही आया है, छींट से आया है। और ये छींट एक प्रकार का क्लॉथ है जिसमें स्मॉल और कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन किए जाते थे। 1680 में ये इन कपड़ों का बड़ा क्रेज़ होता था। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को इंग्लैंड में और यूरोप में बहुत अच्छे ढंग से यूज़ किया जाता था और फ्लावरल डिज़ाइन को पसंद किया जाता था। इंडिया के कपड़ों का फाइन टेक्सचर, बहुत ही अच्छा टेक्सचर, यानी कि बिल्कुल नरम मुलायम कपड़ा, और उसी मुकाबले में उतना ही सस्ता ये कपड़ा होता था, लोग इसको पसंद करते थे। इंग्लैंड के रिच पीपल इन कपड़ों को पहनते थे और इवन क्वीन भी वहाँ की भी इन कपड़ों को पसंद करती थी। इंडियन फैब्रिक से बने हुए कपड़े पसंद किए जाते थे। और इसी तरह देखिए द वर्ड बंदना, नाउ रेफर एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ, एक बंदना एक ऐसा कपड़ा जिसको कलरफुल होता था, वो ब्राइटली चमकीले रंग का, और वो गले में, नेक में पहनने के लिए और हेड पे, सिर पे बांधने के लिए वो यूज़ किया जाता था। ये टर्म भी यूरोप में बड़ी फेमस हुई बंदना के नाम से। अब देखो यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर एक इस पेज में जामदानी वीवर्स के बारे में भी दिखा रखा है। ये देखो तो कपड़े कितनी ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पर ये दिखाई गई है आपको। ये जामदानी है जो कि डिज़ाइन किया गया है। एक प्लेन ग्रे या वाइट कलर का कपड़ा, वाइट या ग्रे कलर का जो कपड़ा होता है उस पे ये लोग इस तरह की ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इसी वर्क को जामदानी कहते हैं। ध्यान रखें इस कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है, जो उभरती हुई आभाएं हैं जिसको आप टच करते हो अपने हाथ से, वो आपको महसूस होती है, वो जामदानी वीवर्स है।
वो जामदानी वर्क है जो 20th सेंचुरी में बड़ा फेमस हो गया था। देखो यहाँ दिखा भी रखा है, ये 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज जामदानी, तो आपको इसका आंसर याद कर लेना चाहिए यहाँ से। जामदानी इज ए फाइन मसलिन, जामदानी एक फाइन मसलिन, एक बढ़िया कपड़ा होता था, ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव, जो कि एक फाइन एक सफ़ेद कलर के कपड़े पर, ग्रे या वाइट कलर के कपड़े पर उसके ऊपर डेकोरेटिव मोटिव किए जाते, डिज़ाइन बनाए जाते थे अलग अलग कलर के कपड़ों, अलग अलग कलर के धागों से। जैसे दिखा भी रहा है कि कॉटन के धागे, गोल्ड थ्रेड, ठीक है, गोल्ड थ्रेड के धागे होते थे, यानी कि गोल्डन थ्रेड जैसे कि सुनहरे कलर का धागा होता था, वो यूज़ किया जाता था उसके ऊपर पिक्चर्स बनाने के लिए या फिर डिज़ाइनिंग करने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर जामदानी इज़ बंगाल, ढाका के बंगाल के अंदर ढाका एरिया फेमस था, और लखनऊ जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में बड़ा फेमस हुआ करता था, वो लोग जामदानी बनाते थे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखिए एक यहाँ पर एक टाइप का कपड़ा और दिखाया गया है, जैसे कि बंदना की बात हम कर रहे थे, तो देखो बंदना जो वर्ड है, ये देखिए ये बंदना एक क्लोथ है जो कि एक चुन्नी टाइप में है, एक शॉल टाइप में, जो कि बड़े यूज़ किए जाते थे, इसको गले में डालने में या फिर सिर पे ओढ़ने के लिए भी काम में लाया जाता था। तो देखिए बंदना जो कि हिंदी वर्ड टाइंग और डाइंग से आया है, ये देखिए हिंदी फॉर टाइंग, हिंदी वर्ड है जो कि बांधने के लिए, रेफर टू द वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, कि ये जो बंदना वर्ड होता है ये हिंदी के टाइंग यानी कि बांधने से आया है, और इसको लोग यूज़ करते थे, जो कि ब्राइटली कलर्ड एकदम चमकीले रंग का होता था, और लोग इसको गले में बांधने या सिर पे बांधने के लिए काम में लेते थे। देयर वर अदर क्लॉथ, कि बहुत सारे कपड़े और भी थे जो इस ऑर्डर बुक में लिखे थे, जो आपको अभी 1730 में ऑर्डर बुक मिली थी कलकत्ता के लिए, उसमें लिखे गए थे, तो वो भी बहुत सारे कपड़े अलग अलग जगह पे बनाते थे। जैसे कासिम बाज़ार में कपड़े बनाए जाते थे, बंगाल में, पटना में बनाते थे, कलकत्ता में बनाते थे, उड़ीसा में बनाते थे, चारपुर में बनाते थे, अलग अलग जगह पर ये बंदना टाइप के कपड़े बनते थे, और भी बहुत सारी वैरायटी बनाई जाती थी। वाइडर स्प्रेड यूज़ ऑफ सच वर्ड, इस बंदना वर्ड को पूरे दुनिया भर में जो है पहचाना गया, बहुत ही पॉपुलर हुआ, इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में पहचानने लगे। देखो ये भी एक वैरायटी का कपड़ा जो यहाँ पर यूज़ किया गया, इसको बंदना ही कह रहे हैं। ओके, और यहाँ पर फिगर नंबर 5 में दिखाया गया कि जो प्रिंटेड जो है क्लॉथ छिंट जो प्रोड्यूस होती थी, प्रिंटेड डिज़ाइन ऑफ फाइन क्लॉथ, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से डिज़ाइन किए गए फाइन क्लॉथ मसूलीपट्टनम मद्रास में, आंध्र प्रदेश के आसपास खूब बनाते थे ये लोग। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पर भी खूब बनाते थे। और ये कपड़ा जो छिंट का जो बढ़िया डिज़ाइनिंग किया हुआ कपड़ा, आप देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइनिंग इस पर किया गया है। तो ये कपड़े ईरान और यूरोप में बिकने के लिए निकलते थे, एक्सपोर्ट होता था ज़्यादातर कपड़ों का, इन फाइन क्वालिटी के कपड़ों का जो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनते थे मिड 19th सेंचुरी में, उसको यूरोप में सेल करते थे। अब ये देखो एक बंदाना डिज़ाइन दिखाया गया आपको, कितना अच्छा डिज़ाइन है, कितने बेहतरीन कपड़े हैं, कितना अच्छा कलरिंग किया गया है इसके ऊपर। तो बंदना डिज़ाइन यहाँ पर दिखाया गया, अर्ली 20th सेंचुरी में ये बनाया गया, इसको उस समय बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। नोटिस द लाइन देन रन थ्रू द मिडिल, ये लाइन जो गोल्डन थ्रेड की है इसके बीचों बीच है, जिसको ये क्यों बनाई गई, एक्चुअल में इसका एक पार्टीशन करने के लिए तैयार की गई थी। तो ओढ़नी जो सिर पे ओढ़ने के लिए, टाई और डाई दोनों चीज़ के लिए सिल्क की थ्रेड, सिल्क के पीसीज में इसको तैयार किया जाता था, और गोल्ड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की जाती थी चारों तरफ। ये देखो यहाँ पर भी गोल्ड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई है, और चारों तरफ भी बढ़िया ढंग से एम्ब्रॉयडरी करते थे। बंदाना जो है, बंदना, ये एक पैटर्न यूज़ होता था ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात के एरिए में, तो ये बहुत ही फेमस बंदना होता था। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हमने सीखा कि कैसे इंडियन ट्रेड जो है, वीवर आयरन स्मेल्टर जो यहाँ के बड़े फेमस थे, इंग्लिश कंपनी के आने के बाद कैसे डाउन हो जाएंगे, सूरत पोर्ट कैसे नए जो प्रेसिडेंसी एरिया बनने के बाद डाउन हो जाएंगे। ओके, हमने बहुत चीज़ें इसमें सीखी है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ हमने सीखा कि इंडियन टेक्सटाइल का वर्ल्ड मार्केट में क्या स्थान था, कितनी वो फेमस था, और कौन कौन से वर्ड पूरे संसार में अपनी बहुत ही मशहूर थे, और कितने ऑर्डर हमें मिले थे। इस पार्ट में हमने इतना सब कुछ सीखा। ओके, और हमने जामदानी के बारे में समझ लिया। ओके, इसके अलावा जो ये बंदना, इसके बारे में हमने सीखा। ठीक है, तो आज पार्ट 1 में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें कि कैसे इंडियन टेक्सटाइल यूरोप मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन रखता था, लोग जलते थे हमारे टेक्सटाइल से, किस प्रकार के उनको रूल बनाने पड़े,
और किस तरह से इंडिया के ट्रेड पर, इंडिया के टेक्सटाइल पर कंट्रोल कर लिया गया यूरोपियन कंपनीज के थ्रू। ओके, तो आज के पार्ट में इतना ही। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा लेसन बहुत अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।